हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम आप लोगों को एयर कंडीशनिंग के बारे में बताएंगे कि एयर कंडीशनिंग क्या होता है। एयर कंडीशनिंग को हिंदी में वातानुकूलन कहते हैं, यानी कि वात माने होता है वायु। वायु को अपने अनुकूल करना वातानुकूलित कहलाता है। तो उसमें हम किन किन फैक्टरों को कंट्रोल करेंगे जिससे वह वायु हमारे अनुकूल हो जाएगा, इन्हीं सब के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन से वायु को वातानुकूलित कहते हैं और वायु में जो साधारण वायु है उस वायु को कौन कौन से फैक्टर को कंट्रोल किया जाए जिससे वह क्या किया जाए, एयर कंडीशनिंग वायु हो जाए, एयर कंडीशनिंग हो जाए। इसी के बारे में बताएंगे। पहले हम आपको डिफिनीशन के रूप में बता देते हैं कि एयर कंडीशनिंग किसी स्थान या विशेष वातावरण को अपने श्वास की दृष्टि के अनुसार उचित तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वायु का फिल्ट्रेशन और एयर सर्कुलेशन यानी वायु का वितरण या संचरण और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर यानी कि वायु का उचित वितरण के अनुपात को ही एयर कंडीशनिंग कहते हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला है रिक्वायर्ड टेम्परेचर, अनावश्यक तापमान। आवश्यक तापमान कि जिस कमरे में हम लोग बैठते हैं उस कमरे का जो एयर होगा उसका तापमान अलग अलग होता है, लेकिन हमारे अनुसार होना चाहिए। हमको जितना रिक्वायर्ड है, जितना ज़रूरत है उतने के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर यानी कि उस एयर में हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अगर ठंडा का समय है तो गर्म उत्पन्न करते हैं, और गर्म का समय है तो ठंडा उत्पन्न करते हैं। यानी जितना रिक्वायरमेंट टेम्परेचर है उतना हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, क्योंकि हमने बताया किसी स्थान या विशेष वातावरण को, तो किसी स्थान या विशेष वातावरण का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हम कमरे को चारों तरफ से वेल इंसुलेटेड कर दिए। चारों तरफ से वेल इंसुलेटेड करने का मतलब है कि बाहर का ताप अंदर नहीं आएगा और अंदर का ताप बाहर नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में तो बाहर की एयर अंदर नहीं जाएगा और अंदर का एयर बाहर नहीं निकलेगा। तो इस कमरे का अंदर जो वायु होगा वह एक विशेष वायुमंडल होगा। तो इस विशेष वायुमंडल यानी कि एक जो कमरे के हम का कि एक अंदर एयर को कवर कर दिए, उस एयर के अंदर जो है रिक्वायरमेंट टेम्परेचर करना है, यानी कि आवश्यकता के अनुसार। जैसे कि इसके अंदर जो है टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे और टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे और इसके अंदर अगर हम रहते हैं तो जितना इस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होगा और हम सांस लेंगे और सांस लेकर इसी में हम क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे भी तो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हम क्या करेंगे, छोड़ते जाएंगे। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जाएगा। अगर इसमें आदमियों की संख्या या मनुष्यों की संख्या और बढ़ गया तो यह जो है क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जल्दी बढ़ने लगेगा और ऑक्सीजन की मात्रा जो है घटने लगेगा। तो इसको भी कंट्रोल करना है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटे ना और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़े ना, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की मात्रा जो है घट जाएगा तो सफोकेशन होगा, घुटन महसूस होगा और हम इस कमरे में बैठ नहीं पाएंगे और बाहर निकलना शुरू कर देंगे, बाहर भागना शुरू कर देंगे, हम कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा का लेवल जो है बराबर बनाए रखना पड़ेगा, उचित बनाए रखना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हम इसमें क्या करते हैं कि ऐसा माध्यम प्रयोग करते हैं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाए। तो ये हम क्या करते हैं एयर कंडीशनिंग में, एक तो टेम्परेचर कंट्रोल किए, दूसरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी कंट्रोल करना है। तीसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अपेक्षिक आर्द्रता, यानी वायु में मिली हुई नमी की मात्रा। अगर वायु में मिली हुई नमी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए, यानी कि लगभग जो है 90% हो जाए, तो शरीर में चिपचिपाहट होने लगेगा और मॉइस्चराइज पेपर अगर कापी है और भी पदार्थ उसमें तो वो भी मॉइस्चराइज हो जाएंगे। इसलिए उसमें ह्यूमिडिटी परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ह्यूमिडिटी परसेंटेज अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा
कि उसमें मॉइस्चर उत्पन्न हो जाएगा, चिपचिपाहट महसूस होने लगेगा, शरीर पर चिपचिपाहट आने लगेगा, जिसके स्किन डिजीज होने लगेगा। और ह्यूमिडिटी परसेंटेज कम हो जाए, लगभग 45 या क्या होता है 25 हो जाए या 30 हो जाए, उस कंडीशन में शरीर में चुनचुनाहट होने लगता है। तो इससे भी हम डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे, कंफर्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसको कंट्रोल करना आवश्यक है। ये हम आगे बताएंगे कैसे कंट्रोल किया जाता है, लेकिन हमको पहले ये जानना है कि वातानुकूलित एयर है क्या चीज़, इसके बारे में। तो हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की मात्रा कंट्रोल करना, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना, और एयर फिल्ट्रेशन, वायु का शुद्धिकरण। जो यहाँ कमरे में जो है वायु को हमने कवर करके रखा है, अगर इसमें धूल, धुआं और बैक्टीरिया आदि जो है क्या ये अशुद्धियाँ होंगी एयर में, तो उसको ही हम कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया होगा, उसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये सब कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एयर फिल्ट्रेशन भी ज़रूरी है, वायु का शुद्धिकरण करना भी ज़रूरी है। ये सब उपकरण में क्या होता है कि इस्तेमाल किया जाता है ताकि वायु को भी शुद्ध किया जाए। उसके बाद है एयर सर्कुलेशन। अगर एयर सर्कुलेशन न किया जाए, वायु का उचित परिभ्रमण नहीं हो, वायु का संचरण न हो, तो पूरे एरिया में ठंडक उत्पन्न नहीं हो पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की मात्रा और ह्यूमिडिटी परसेंटेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए एयर सर्कुलेशन भी करना आवश्यक है। ये सब हम आपको बताएंगे कि एयर सर्कुलेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन सब फैक्टरों को कंट्रोल करना होता है, और इन्हीं सब फैक्टरों को कंट्रोल करते हैं तो उसको एयर कंडीशनिंग कहते हैं। उसके बाद है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर का मतलब होता है कि वायु का उचित रूप से वितरण करना। अगर हम वितरण सही से नहीं करेंगे तो सब जगह समान टेम्परेचर नहीं रुक पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन लगाकर भी हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर इन्हीं सब फैक्टरों को, जो आपको 6 फैक्टर बताया गया है, रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर फिल्ट्रेशन, एयर सर्कुलेशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर, इन 6 फैक्टरों को अगर सही अनुपात में कंट्रोल किया जाए तो उस एयर कंडीशनिंग को, यानी उस एयर को ही एयर कंडीशनिंग कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एयर कंडीशनिंग किसे कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एयर कंडीशनर क्या होता है, यानी कि अभी एयर कंडीशनर क्या होता है। यहाँ तो हमने बताया कि एयर कंडीशनिंग किसे कहते हैं, अब एयर कंडीशनर किसे कहते हैं। तो जिस उपकरण के द्वारा एयर कंडीशनिंग की क्रिया पूर्ण की जाती है उस उपकरण को एयर कंडीशनर कहते हैं। यानी जिस उपकरण के द्वारा इन सब फैक्टरों को कंट्रोल किया जाता है उस उपकरण को क्या कहते हैं, एयर कंडीशनर कहते हैं। यानी एयर कंडीशनर में यह टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला उपकरण लगाया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल करने वाला उपकरण लगाया जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करने वाला उपकरण लगाया जाता है, एयर फिल्ट्रेशन यानी वायु को शुद्ध करने वाला उपकरण लगाया जाता है, और एयर सर्कुलेशन यानी वायु का परिभ्रमण करने के लिए भी उपकरण लगाए जाते हैं, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर, हवा का उचित वितरण करने के लिए भी उपकरण लगाए जाते हैं। तो जिस उपकरण में इन सब को कंट्रोल करने वाला इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं उन्हीं को एयर कंडीशनर कहते हैं। यानी हम सीधे शब्द में कह सकते हैं कि एयर कंडीशनर जिस उपकरण के द्वारा एयर कंडीशनिंग की क्रिया पूर्ण की जाती है उस उपकरण को एयर कंडीशनर कहते हैं। देखिए, ये जो हमने 6 फैक्टर्स बताए हैं वो डोमेस्टिक हो या रूम एयर कंडीशनर हो या सेंट्रल एयर कंडीशनर हो या ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर हो, इन्हीं 6 फैक्टरों में से उनको क्या कहता है, कंट्रोल किया जाता है। और ये सब कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट लगाए रहते हैं। भले उसके मॉडल डिजाइन अलग अलग होंगे लेकिन काम को कंट्रोल करने का काम यही करना है उन लोगों का, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग किसी स्थान, एयर कंडीशनिंग किसे कहते हैं, तो किसी स्थान या विशेष वातावरण को अपने स्वास्थ्य की दृष्टि के अनुसार उचित तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर फिल्ट्रेशन, एयर सर्कुलेशन और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर के एक निश्चित अनुपात को ही एयर कंडीशनिंग कहते हैं। तो एयर कंडीशनर क्या है, तो इन सब को बनाए रखने वाला एक उपकरण है और उसको हम एयर कंडीशनर कहते हैं। अब एयर कंडीशनर में जो है बहुत प्रकार के एयर कंडीशनर हैं, यानी टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर।
बनावट और कार्य के आधार पर तो एयर कंडीशनर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसे उपयोग के आधार पर जो है कैपेसिटी के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूम एयर कंडीशनर, दूसरा है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर, और तीसरा है सेंट्रल एयर कंडीशनर। देखिए, रूम एयर कंडीशनर यानी वह एयर कंडीशनर जिसके द्वारा किसी रूम के यानी किसी एक रूम के वायु को वातानुकूलित किया जाता है तो उसको रूम एयर कंडीशनर कहते हैं। और ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर का मतलब जो क्या होता है, जिसके कंप्रेसर को मैकेनिकल एनर्जी किसके द्वारा मिलता है, तो उसमें लगे हुए इंजन के द्वारा मिलता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। जैसे कार एसी, बस एसी हो गया। और सेंट्रल एसी क्या होता है कि एक ही स्थान से एक ही इक्विपमेंट के द्वारा, एक ही सिस्टम के द्वारा कई कमरे के वायु को वातानुकूलित किया जाता है, तो उस एयर कंडीशनर को सेंट्रल एयर कंडीशनिंग कहा जाएगा, जो आगे आपको अगले अगले वीडियो में आपको सबके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा। अब हम रूम एयर कंडीशनर के बारे में बता रहे हैं कि रूम एयर कंडीशनर क्या होता है। अभी बताएं कि रूम एयर कंडीशनर यानी कि वह एयर कंडीशनर जिसके द्वारा किसी एक कमरे के वायु को वातानुकूलित किया जाता है, तो उस एयर कंडीशनर को रूम एयर कंडीशनर कहते हैं। अब रूम एयर कंडीशनर की बनावट कितनी विधियों के अंतर्गत पूर्ण होता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। रूम एयर कंडीशनर जो है उसकी बनावट है, जिसमें पहला है जनरल मैकेनिकल बॉडी, दूसरा मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और तीसरा है इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज, और चौथा है एयर फ्लो सिस्टम। यानी कि जो रूम एयर कंडीशनर है उसकी बनावट जो है, बनावट में क्या क्या होता है, कौन कौन सा है, तो जनरल मैकेनिकल बॉडी। देखिए, बॉडी के बिना अगर हम किसी चीज़ का निर्धारण करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना बॉडी का तो निर्धारण किसी चीज़ का आकार से पाएगा ही नहीं, इसलिए उसको जनरल मैकेनिकल बॉडी कहते हैं। और दूसरा है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वह रेफ्रिजरेशन उत्पन्न करने के लिए यानी कि ठंडा उत्पन्न करने के लिए, जो आपको पहले बता दिया गया कि रेफ्रिजरेशन क्या है, तो रेफ्रिजरेशन यानी एक विधि है जिसके द्वारा किसी स्थान या वस्तु से उष्मा का हस्तांतरण किया जाता है, जिससे उसका ताप बाहरी वायुमंडल के ताप से कम हो जाता है। मतलब कि रेफ्रिजरेशन के द्वारा हम उष्मा को हटाते हैं यानी ठंडा उत्पन्न करते हैं इसके द्वारा। तो एक तो जनरल मैकेनिकल बॉडी हो गया, दूसरा मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया, और तीसरा जो है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको बताया गया था, उसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, लिक्विड फिल्टर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और एवापोरेटर, ये सब बताया गया था, तो उसके अंतर्गत में आता है ये सब। और तीसरा है इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज। इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज मैंने विद्युत संबंधित जो है उपकरण है, और इसमें कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर, फिर ब्लोअर मोटर, फिर उसके बाद से जो है उसके स्टार्टिंग रिले, स्टार्टिंग रिले, उसके बाद रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर, कंट्रोल करने के लिए स्विचेज, थर्मोस्टेट, ये सब जो है इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज के अंतर्गत आते हैं। और एयर फ्लो सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि एयर के ऑपरेटर के ऊपर और ये कंडेंसर के ऊपर जो है सर्कुलेट कराने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसको एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। अब हम जनरल मैकेनिकल बॉडी और मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। आपको देखिए, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है यानी कि इसको वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। एयर कंडीशनर में ये लगा हुआ रहता है, ये कंप्रेसर हो गया जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा, और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को गैस कंडीशन में डिस्चार्ज करके कंडेंसर में भेजेगा। ये कंडेंसर हो गया, और जब कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट आता है तो कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में हो जाता है, और वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को यह लिक्विड फिल्टर छानकर क्या करता है, अशुद्धियों को दूर कर देता है, और शुद्ध लिक्विड रेफ्रिजरेंट को रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में भेज देता है। ये है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, जो रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करने का काम करता है।
और ये है एवापोरेटर। जब माइक्रोफाइन वाल्व में एक्सपेंड होकर जब एवापोरेटर में आता है तो ये क्या करता है कि आसपास के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके एवापोरेट होने लगता है, इसका नाम है एवापोरेटर। तो ये सब जो है क्या होता है कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। कौन कौन? तो पहला हो गया कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा जो है इसका फिल्टर इसलिए लगाया जाता है कि रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के अंतर्गत जाकर जो है चोकिंग ना उत्पन्न कर दें, इसलिए लिक्विड फिल्टर। और चौथा जो है यानी कि रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। इसको एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं। जो रूम एयर कंडीशनर में कैपिलरी ट्यूब टाइप का लगा होता है। और फिर उसके बाद से पांचवा जो है एवापोरेटर है। ये सब कंपोनेंट जो है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंतर्गत लगा हुआ रहता है, यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। आप लोग को यहाँ से मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक के लाइन को डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लाइन को जो लिक्विड लाइन कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के लाइन को जो है सक्शन लाइन कहते हैं। बाकी जो है इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।